तनु वेड्स मनु से लेकर फिल्म एनिमल तक जाने माने गीतकार राजशेखर ने तमाम लोकप्रिय गीत लिखे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद राजशेखर। हमसे खास बातचीत करने के लिए हम उनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि एनिमल फिल्म में जो 3 सबसे लोकप्रिय गाने हैं वो खुद राजशेखर ने लिखे हैं। एक गाना है पहले भी मैं, और एक गाना है पापा मेरी जान, और तीसरा गाना जो है मरहम। पहले भी मैं, ये जो गाना है पिछले 19 हफ्तों से लगातार पॉपुलैरिटी के चार्ट पर बना हुआ है, और ऐसा कम ही होता है आजकल कि एक कोई गाना इतने लंबे समय तक, इतनी लंबी अवधि के लिए पॉपुलैरिटी के चार्ट पर रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। थैंक यू रंजीत जी। एनिमल में जो आपने 3 गाने लिखे हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, बहुत ही उम्दा किस्म के गाने हैं और कानों को बहुत सुकून मिलता है उन्हें सुनकर, और बहुत अर्थपूर्ण गाने आप लिखने के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। कैसा लगता है जब कोई गाना आपका इतने लंबे समय तक पॉपुलैरिटी के चार्ट पर बना रहे, जैसे कि आपका गाना पहले भी मैं बना हुआ है? पहले तो आपका और एबीपी न्यूज़ के सारे दर्शकों का बहुत आभार। और गाना इतने दिनों से चार्ट पे है, बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल पर मैं कई बार अब सोचता हूँ कि 19 हफ्ते हो गए, लगभग 130-40 दिन के लगभग। आज के समय में जब लोगों के पास इतने विकल्प हैं, जबकि हर दिन नहीं हर मिनट पे चीज़ें बदल रही हैं, कुछ एक चीज़ है जो कि ऑडियंस के साथ इस तरीके से रेजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है कि वो इतना प्यार मिल रहा है, तो कई बार मैं कारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ ऐसा। बट कई बार मुझे लगता है कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए। बस मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का, जिनको कि गाना इस तरीके से पसंद आ रहा है और वो प्यार दे रहे हैं। 4 दिन में आपने ये गाना लिख दिया, लेकिन अमूमन कितने दिन में आप कोई गाना लिख लेते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग 1 घंटे में भी लिख लेते हैं, और कभी कभी महीनों लगते हैं एक ही गाने पर, और लोग 1-2 मुखड़े से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बाकी गाने लिखने में आपको नॉर्मली कितना समय लगता है? नॉर्मली कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, पर कोशिश रहती है कि जितना वक्त हो, जितना वक्त लिया जा सके, क्योंकि आप मेरे पास देखिए वक्त है और सोच है, यही 2 चीज़ है। मैं इसमें बेईमानी नहीं करना चाहता, कोताही नहीं करना चाहता कि ये नहीं दूं वक्त, तो मैं तसल्ली से लिखता हूं, और जब तक मैं कॉन्फिडेंट ना हूं तब तक मैं आपने तसल्ली की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। बेईमानी नहीं करता वक्त के साथ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेकर्स होते हैं जिनकी एक डेडलाइन होती है और जो बहुत जल्दी में होते हैं कि भाई लिख दे, भाई लिख दे, जल्दी से गाना बना के शूट भी करना है। ऐसा ऐसा भी कभी हुआ है आपको? कभी बोला गया कि यार शूट है परसों, लिख दे गाना भाई? हाँ, ऐसा कभी कभार होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एकदम ही डेडलाइन की बात होती है, बट मैं अक्सर पहले से बोल देता हूँ। मेरी पहली शर्त ये रहती है, मेरा पहला सवाल ये होता है किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स कि आपके पास वक्त कितना है और आप कितनी गुंजाइश है कि हम इसमें एक कन्वर्सेशन कर सके, एक कोलैबोरेशन कर सके। ऐसा नहीं कि आपने मुझे कुछ बताया और मैंने उस पर लिख तो दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गाना बहुत हड़बड़ी में लिखना पड़ा हो आपको? कौन सा गाना था वो? वो गाना था तनवीर मनु रिटर्न्स का गाना था, घनी बावड़ी। अच्छा। जो कि 3 घंटे में लिखा। क्या बात कर रहे हैं! 3 घंटे में लिखा हुआ था। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग। हाँ, 3 घंटे में? हाँ, 3 घंटे में आपने लिखा। कहा कि वक्त के साथ बेईमानी नहीं करते, तो 3 घंटे में क्यों लिखा फिर आपने इतनी जल्दी जल्दी में? नहीं, क्योंकि उसमें यह था कि मुझे एक तो पहले लिखना था, और तनवीर मनु रिटर्न्स जब आनंद जी शुरू कर रहे थे तो ये पहला गाना था जो कि हमने लिखा था। तो दरअसल जब मैं 3 घंटे कहता हूं तो उसके पीछे सालों की एक कोशिश रहती है, सालों का रियाज होता है। महीनों के रत जगे होते हैं जिसमें कि आप किरदारों को जानते हैं, आप कहानी को जानते हैं, फिर आप एक वक्त पे बैठते हैं और लगता है कि हाँ ये 3 घंटे में। पर इसी फिल्म का अगर दूसरा गाना ले, पापा मेरी जान, उसको लिखने में मुझे कुछ 1 महीने का वक्त लगा था, क्योंकि उसके लिए मैंने 13 अलग वर्जन लिखा था। 13 वर्जन आपने बताया पापा मेरी जान के, लेकिन 13 वर्जन यानी पूरा गाना आप बार बार
रिफ्रेम कर रहे थे। देखेंगे तो जो धुन है वो मुखड़े की अंतरे की एक ही धुन है। हाँ, ठीक है, वो मुझे एक व्हिसल पे सीटी पे वो धुन मिली हाँ, थी, हाँ, और वही धुन लूप पे लूप है। हाँ, तो सारे एक जैसे हैं। हाँ। तो मैंने 13 अलग 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 पर्सपेक्टिव से उसको कोशिश किया था कि इसको लिखूं। 13वां वर्जन पसंद आया? नहीं, ऐसा नहीं था कि हमने उसमें से जो पहला है पापा मेरी जान, वो पहला ही है, जो पहली बार जो लिखा था वही है, एक भी शब्द उसमें अदला बदली नहीं, वही है। उसके बाद कुछ स्टैंजास बाद में लिखे, कुछ सेवेंथ स्टैंजा का एक पार्ट लिया, कुछ इस तरह से एक यही होता है कि जब आप, मैंने कहा कि कोलैबोरेशन, जब एक डायरेक्टर आपको एक टीम प्लेयर की तरह साथ लेके चलता है तो आप कोलैबोरेट करते हैं, आप सोचते हैं कि अपना बेस्ट दें आप उसको। तो ये बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई आपने इस गाने की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत तो की तनु वेड्स मनु से, जो कि आनंद एल राय ने बनाए, उनके साथ काफ़ी कोलैब किया आपने। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि कई ऐसे लोग होते हैं, कुछ और बनने आते हैं मुंबई में, बॉम्बे में, और कुछ और बन जाते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो एक सिंगर बनने आए थे, फिर वो लिरिसिस्ट बन गए। वरुण और ग्रोवर क्या लिरिसिस्ट बने, क्या बने हैं, क्या बने, मतलब क्या कमाल का काम है अमिताभ भट्टाचार्य का। कमाल का। तो ऐसे कई लोग हैं, अभी वरुण ग्रोवर अब राइटर के अलावा लिरिसिस्ट भी हैं, अब उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी ऑल इंडिया रैंक। तो ऐसे कई लोग हैं जो कुछ और करने आते, कुछ और भी करते हैं। आपका कोई ऐसा कोई ख्वाब था कि आपको मुंबई आके कुछ ये करना है और आप एक्सीडेंटली लिरिसिस्ट बन गए? क्योंकि शायद आप तनु वेड्स मनु में असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। जी हाँ, मैं तनवीर मनु में असिस्टेंट डायरेक्टर था, और मैं कास्टिंग, उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर इतने नहीं प्रचलन में, इतना नहीं था कास्टिंग के लिए अलग से किसी को, तो जो एक असिस्टेंट ही होते थे जो कि कास्टिंग का ख्याल रखते थे। तो मैंने उसमें तनवीर मनु में कास्टिंग में भी हेल्प कर रहा था आनंद जी की, और मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। तभी उन्होंने कहा कि यार, मतलब तुम इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो, तुम ट्राई करो डमी लिरिक्स लिखने का इसमें, इस फिल्म में। तो मैं एज डमी लिरिसिस्ट भी उस पर काम कर रहा था। फिर बाद में गाना उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये डमी नहीं है, ये असल का है, ये असल है, असल का लिरिक्स है। तो ओरिजिनल लिरिसिस्ट कौन था तनु वेड्स मनु? बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे। हम लोग तो क्योंकि लिस्ट भी बनाते थे कि कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हिमांशु शर्मा और आनंद एल राय, ये दोनों ने मुझे पुश किया कि तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम लिखो, फिल्मों के लिए लिखो। तो नहीं तो मैं इस तरीके से कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं लिरिसिस्ट बनूंगा, कविताएं लिख। एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट बोल सकते हैं आपको। एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट कहता हूं अपने आप को। और रवि जी कुछ सोच के नहीं आए थे बॉम्बे कि ये करना है या ये नहीं करना है, क्या है। हाँ, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहे थे, उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि प्लेज डायरेक्ट करता था मैं। अच्छा। हाँ, थिएटर करता था, तो प्लेज डायरेक्ट भी किया है। तो लगता था कि ठीक है, डायरेक्शन की तरफ कभी जाएंगे, सोचेंगे ऐसा। तो जहन में एक बात थी कि कभी ना कभी डायरेक्शन में आएंगे। हाँ, मुझे लगता था कि मैं शायद जब यूनिवर्सिटी के दिनों में जो नाटक डायरेक्ट किया था वो काफ़ी पसंद किया लोगों ने, तो लगता था कि एक एक्टर्स के साथ, किरदारों के साथ एक जिस तरह का राब्ता रहा है मेरा, तो मुझे लगता है मैं समझता हूँ उनको। तो इसलिए जहन में कहीं ये बात थी कि डायरेक्ट करूँगा। बट बॉम्बे ऐसा शहर है, आप सोच के कुछ आते हैं और आप करने कुछ लगते हैं। और क्या होता है कि जब आपको प्यार, और तनवीर मनु पहली फिल्म थी, लोगों का इतना प्यार मिला कि मुझे लगा कि ये प्यार जैसे एक कर्ज है मेरे ऊपर, कि जब लोग इतने दिल से मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे शब्दों को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ दिन और लिखते रहना चाहिए। और फिर कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और से यहाँ तक का अभी कारवां पहुंचा है। कारवां एनिमल तक पहुंच गया है, जिसके 3 गाने लगातार आज भी घर घर में सुने जाते हैं। लोग मोबाइल पे बजाते हैं, कानों में ईयरफोन के जरिए सुनते रहते हैं, और आपका जो गाना है वो लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है, पहले भी मैं इतने लंबे समय से। उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ, इन तीनों गाने के हिट होने के बाद
कितने फिल्मों के आपको ऑफर आए गाने लिखने की, सही सही बताइएगा। नहीं, कई झोली भर गई होगी। अम, कई कई फिल्मों का ऑफर है अभी भी, और पर मैं हमेशा से फिल्म बहुत ध्यान से चुनता हूँ। और मैं लोग दरअसल कोशिश करता हूँ कि लोग चुनूं, अच्छे लोग मिले जिनका इंटेंट ठीक हो, जिनके साथ एक वेवलेंथ मैच हो सके। तो क्योंकि जब लोग अच्छे मिलते हैं साथ में तो मज़ा ज़्यादा आता है काम करने में। तो कई लेकिन मेरा सवाल ये था कि कितने फिल्मों के ऑफर मिले, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने कितने फिल्मों के ऑफर स्वीकार कर लिए। मुझे लगता है कि 4-5 फिल्मों के लिए तो आया था, आया मतलब आया हुआ है। कुछ के बारे में सोच भी रहा हूँ, कुछ चीज़ें बात भी चल रही है, कुछ पे शुरू भी किया है काम। और उसके बाद एनिमल के बाद क्रू नाम की एक फिल्म आई है जो कि अभी तब्बू, करीना कपूर उसमें जो और गाना है किद्दा जालिमा, काफी काफी पॉपुलर हुआ है वो गाना भी, और वो फिल्म भी हिट साबित हुई है एक हिसाब से। आपकी जो तमाम फिल्में हैं, शायद ही कोई फिल्म फ्लॉप हुई। आपने उरी के लिए भी गाने लिखे थे, तनु वेड्स मनु, रिटर्न्स, अब एनिमल, क्रू। जहां भी आप गाने लिखते हैं वो फिल्म का लगभग हिट होना तय हो जाता है एक हिसाब से, कह सकते हैं ऐसा। ये, हाँ मतलब मुझे हाल में कई सारे लोगों ने कहा ऐसा कि एक इंटरव्यू में उन्होंने एक टर्म कोट किया था, मिडास टच। तो मैंने तो मुझे एक तो पता नहीं था, मैंने जल्दी से गूगल किया मिडास टच क्या होता है, तो मुझे तब समझ में आया। तो पता नहीं, संयोग है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। मतलब आप शुरुआत में तो आप हर फिल्म को सोचते हैं कि आप काम ऐसा करें कि लोगों को पसंद आए। अब पर आप प्लान नहीं कर सकते किसी फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना। ये बस मैं कहूँगा कि संयोग है और लोगों का प्यार है। और शायद मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं कभी भी ये सोच के नहीं जाता कि अच्छा ये फिल्म इतना पैसा कमाएगी या ये होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर लोग अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, इंटेंट क्लियर है, और मेरी क्रिएटिव प्रोसेस का रिस्पेक्ट है जहां पे। एक सवाल और था कि बतौर गीतकार जो है, कुछ लोग एकांत में गाना लिखना बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने फार्म हाउस चले जाते हैं, कुछ लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं, कुछ लोग विदेश भी जाते हैं राइटिंग का काम कंप्लीट करने के लिए। वरुण गौर ने एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत मज़ेदार लगा मुझे वो, कि ऐसे कौन करता है, अभी भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है। वरुण गौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यार मुझे ना हवाई जहाज में ट्रैवल करते हुए गाना लिखना बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे हवाई जहाज की टिकट दे दे आने जाने की और बोले गाना लिख दे, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो आपका कोई ऐसा अलग सा या विचित्र सा प्रोसेस है जहाँ पे जल्दी आपको गाने सूझते हैं, जल्दी जल्दी में, या आराम से आप इत्मीनान से लिख पाते हैं? ऐसी कोई खास जगह है आपकी या कोई तरीका? मैं अगर मतलब मैं उन प्रोड्यूसर्स को ढूंढ रहा हूं जो कि विदेश भेजते हैं गाना लिखने के लिए। मैं पहले सुनता था कि सेटिंग होती थी जिसमें कि राज कपूर साहब और शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन, ये लोग जाते थे कहीं पे, कश्मीर चले गए या खंडाला गए और वहाँ पे सेटिंग हो रही है। अब बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं होता है। बट जैसा वरुण ने कहा कि वो फ्लाइट में, मैं फ्लाइट में नहीं लिख सकता। मैं एक तो फ्लाइट में पता नहीं क्या होता है, मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूं मैं जाते ही सो जाता हूं, मुझे इतनी नींद आती है फ्लाइट में एक तो। बट मेरा एक घर का एक कोना है, एक बालकनी है छोटी सी, और मुझे जब घर में कोई ना हो, मतलब जो काम करने वाली दीदी हैं वो काम करके चली गई हैं, घर में कोई कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि तब मैं एक अच्छी सी दार्जिलिंग चाय बनाता हूँ। खुद अपने हाथ से बनाते हैं और फिर गाना लिखते हैं? और फिर नहीं, गाना पक्का नहीं तभी आ पाए कि नहीं आ पाए, और उसके बाद मैं बैठता हूँ। और असल बात क्या है कि वो गाना, मुझे कहते हैं ना आमद की बात, वो 5 मिनट का मामला होता है जब आप यूनिवर्स के साथ आप अलाइन कर जाता है। आपका यूनिवर्स और कैरेक्टर्स का यूनिवर्स ना एक अलाइनमेंट में आ जाता है। वो 5 मिनट दो, वो बहुत ही एक दुर्लभ क्षण होता है, सही बता रहे हैं एकदम। वो ऐसा लगता है कि वो इतना मेडिटेटिव होता है। मुझे नहीं पता होता है कि उस वक्त में मेरे घर के आसपास ना पेड़ बहुत हैं,
कि कोई नारियल कभी गिरा या कभी कोई चिड़िया बोली, मुझे नहीं पता होता है। वो इतना मेडिटेटिव स्पेस होता है और लगता है कि कई बार लगता है कि इसी में रहे, इसी दुनिया में रहे, और वो 5 मिनट में ही एक्चुअल काम होता है। वो एक सवाल और मेरे मन में कि इंडस्ट्री में राइटर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत सालों से होता रहा है, चाहे स्क्रिप्ट राइटर हो, कहानीकार या गीत लिखने वाले, या तो पैसे नहीं दिए जाएंगे या उनके साथ बुरा बर्ताव भी होता है, उनकी स्ट्रगल की कहानियां तो अलग होती हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है संघर्ष के दिनों में, या जब आपने नया नया लिखना शुरू किया था, किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन या किसी तरह की परेशानी आपको बहुत महसूस हुई बतौर गीतकार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है। देखिए, कुछ जिसको बॉम्बे में हम लोग कहते हैं झोलर लोग हैं, ठीक है, वो उन्होंने काम कराया और फिर गायब हो गए, वो अलग चीज़ है। बट ऐसे कोई एक्सप्लॉयटेशन जैसी बात मेरे साथ तो नहीं हुई है। बट क्रेडिट को लेके, मेहनताना को लेके कई बार चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, बट मुझे लगता है चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बस आखिरी सवाल जाते जाते, हर गीतकार का एक इंस्पिरेशन होता है, एक ऐसा गीतकार होता है जिससे वो इंस्पायर्ड होता है। कई लोगों को शैलेंद्र पसंद है, किसी को हसरत जयपुरी पसंद है, किसी को आनंद बख्शी के द्वारा लिखे जाने जो सिंप्लिसिटी है वो पसंद है, किसी को गुलजार पसंद है, जिस तरह से वो उपमाएं देते हैं अपने गानों में, जावेद अख्तर का लिखने का तरीका शायराना, वो भी बहुत पसंद है। आपके ऐसे कौन से पसंदीदा गीतकार रहे हैं, बस जाते जाते बताइए। और कौन सा एक सबसे फेवरेट गाना है जो आपकी लाइफ की फिलॉसफी भी है? ये सारे नाम जो आपने कहे, शैलेंद्र, हसरत, साहिर, मजनू सुल्तानपुरी, बख्शी साहब, राजा मेहदी अली खान, शकील बदायनी से लेके सारे लोग, और कंटेम्प्रेरी में अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, वरुण ग्रोवर से लेके स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर, ये सब मुझे इंस्पायर करते हैं। इनका कोई न कोई गाना ऐसा सुन के लगता है कि अरे ये जो इमेजरी है ये इनके पास खास है, तो आप सीख सकते हैं। जाते जाते कोई आपका फेवरेट गाना गुनगुनाना चाहेंगे जाते जाते? लाइफ टाइम, ऑल टाइम फेवरेट? जो मिल गया मैं उसको मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह, बहुत बढ़िया। यूं ही जिंदगी का साथ निभाते रहिए और यूं ही बढ़िया बढ़िया गीत लिखते रहिए, उन गानों से हमारा मनोरंजन भी करते रहिए और हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर, आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।